छोटे एक गोली, बड़े 2 गोली खाली पेट ले सकते हैं। तो जिनको भी ये स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम है या और दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज हैं या जर्मन आपका बार बार सर्दी जुकाम होता है, आपका जो है नर्वस सिस्टम वीक है, उस सब के लिए। कैंसर के लिए प्राणायाम तो दोनों समय करना जरूरी है। गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, नीम, ये 5 चीज़ें हम खाली पेट पिलाते हैं और गोमूत्र, और दोनों समय प्राणायाम कराते हैं। और ये दवाइयाँ पूरी की पूरी लिखी हुई हैं, ये वैद्य से परामर्श करके आपकी प्रकृति के अनुसार थोड़ा इसमें मात्रा कम ज़्यादा कर देते हैं। तो इसमें संजीवनी वटी, रसमाणिक्य, ताम्र भस्म, हीरक भस्म, ये इसमें पूरी औषधियाँ होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। गांठ के लिए काचनार, गुग्गुल का, विद्धि बाधि का वटी आदि, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, उससे देख लेना। और कहीं पर भी गांठ होती है पूरी बॉडी में, तो उसके लिए काचनार, गुग्गुल, वृद्धिवादी का वटी भी देते हैं। और मैंने हल्दी आपको बताई थी, कहीं पर भी शरीर में गांठ हो तो, और कपाल भाती जो है इसमें आधा घंटा, तो कहीं पर भी गांठ नहीं आती, चाहे गर्भाशय में गांठ हो या पूरी बॉडी में। 3 तरह की गांठें होती हैं, एक बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक टीबी वाली ट्यूमर, तीनों ही तरह की गांठें। और किसी किसी की बॉडी में तो गांठों की टेंडेंसी हो जाती है, एक गांठ निकालो एक ब्रेस्ट में से, दूसरे में से हो जाती है। नहीं, अब आपने ऑपरेशन करा लिया, अब तो ठीक है ना, गांठ तो नहीं है ना अभी। हाँ, प्रिकॉशन यही लेना है, सबके लिए बता देता हूं। देखो, थोड़ा सा कैंसर के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। चलिए, एक तो कैंसर होने के बाद रिकरेंस होता है 99%, एक सबसे बड़ी समस्या है इसमें। 99% कैंसर रिकरेंस होता है, माने दोबारा हो जाता है, रिकरेंस। इसके लिए क्या करें? तो प्राणायाम नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो जो बार, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कई बार कहा है, सभी के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं हैं। आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, तो कैंसर के जो सेल हैं वो ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होने से अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो बॉडी में जो साइकिल चलता है पुराने सेल खत्म होने का, नए सेल बनने का, तो ये पुराने सेल यदि लंबे समय तक मरे नहीं तो वो टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब आरबीसी सब बढ़ जाते हैं, उसको ब्लड कैंसर कह देते हैं। मसल्स के सेल जो है वो एक साइकिल है, वो खत्म नहीं हुआ तो फैट सेल से डिपॉजिट होते गए और फिर वो कैंसर बन गए। इसलिए मोटापा कैंसर का बड़ा कारण है। जो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते माताएं बहनें, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस, ओवरी का कैंसर, ये तमाम चीज़ें बनी रहती हैं। इसलिए मोटापे से जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये तो सामान्य बात है, कैंसर भी हो सकता है। इसलिए डरा नहीं रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं थोड़ा। तो रिकरेंस से बचने के लिए तो प्राणायाम नियमित रूप से करें, 1-2 ग्राम हल्दी ले लिया करें सुबह सुबह। और ये जो गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, ये तो आप लगातार 2-3 साल पी लीजिए। इससे जो दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस आदि होते हैं उससे भी आप बच जाते हैं, रेडिएशन की, होम्यो आदि की और तमाम। और ऑपरेशन के बाद भी ये कहीं पर भी दोबारा से हो जाता है। और एक जगह खत्म करते हैं आप, ब्लड कैंसर आपने खत्म करने की कोशिश की तो फिर वो दूसरी जगह, फिर वो मल्टीपल माइलोमा हो जाता है। तो इसमें एक ही चीज है, प्राणायाम दोनों समय करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा करें, खान पान अपना पूरा ठीक कर लें। जो कैंसर को बढ़ाने वाली चीजें हैं, जिनके लिए मैं बार बार आपको कहता रहता हूं, हाई सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, रेड मीट, पोल्यूशन, बीड़ी सिगरेट, शराब, स्ट्रेस, ओबेसिटी, इन सब से बचें। ये सब कैंसर बढ़ाने वाले कारण हैं। रेड मीट तो स्टैब्लिश्ड हो गया है कि इससे कैंसर बढ़ता है। इन चीजों को अवॉइड करें। फिर प्राणायाम नियमित रूप से करेंगे तो आपको रिकरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो 10-15 साल से लोग प्राणायाम कर रहे हैं उनको दोबारा कैंसर नहीं हुआ है, और जो नहीं करते हैं प्राणायाम उनको कैंसर दोबारा हो गया है। और हमने तो कैंसर होने के बाद जब ठीक कर दिया प्राणायाम से, अब इसमें 100% तो रिजल्ट नहीं आता, लेकिन काफी अच्छी सफलता हमें मिल रही है सभी तरह के कैंसर्स में। तो इसमें थोड़ी दवाइयाँ तेज होती हैं, किसी को लीवर की पहले ही प्रॉब्लम हो तो उनको थोड़ा सा सावधानी आदि बरतनी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा वैद्य के संपर्क में उनको रहना पड़ेगा। तो जिनको कोई तकलीफ नहीं है, अब ठीक है, ऑपरेशन, रेडिएशन, कोमे आदि के बाद वो प्राणायाम नियमित रूप से करते रहें। गिलोय की गोली 2 गोली खाते रहें सुबह सुबह, गिलोय घनवटी। किससे? प्रोलैक्टिन लेवल तो प्राणायाम से ही एकदम कम होता है। कोई नहीं, आप दोनों टाइम ध्यान, कोई नहीं।
प्रोलैक्टिन लेवल जो है ये भी एक जो है खास करके जो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर, उसमें मैं बता रहा हूं आपको। प्रोलैक्टिन लेवल के ऊपर हमने बहुत, ये लेडीज में भी इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। और ये जितने भी स्ट्रेस हैं, स्ट्रेस का एक बड़ा कारण, ये तो ठीक है ब्रेन ट्यूमर में भी इसका काम है, लेकिन जितना भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस का कारण ही प्रोलैक्टिन है सबसे बड़ा। तो फिर कार्टिसोल, एसीटीएस आदि दूसरे हैं। तो आप प्राणायाम जो है थोड़ा उसको ध्यान के साथ कीजिए, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। तो जैसे आपको जहां भी अनुकूलता पड़े, आज्ञा चक्र में अथवा हृदय चक्र में, मणिपुर चक्र में, जहां भी अनुकूलता पड़े, क्योंकि किसी किसी को आज्ञा चक्र में ध्यान करने से सिर भारी हो जाता है, किसी को घबराहट होने लगती है, जब अंदर से एनर्जी का फ्लो पैदा होता है ना, तो एकाग्रता के साथ आप ध्यान के साथ प्राणायाम करने की आदत डालिए पूरी तन्मयता से। तो मणिपुर, हृदय या आज्ञा चक्र में आप ध्यान कीजिए, सबसे अच्छा आज्ञा चक्र है प्रोलैक्टिन के लिए, फिर हृदय चक्र, फिर नहीं तो मणिपुर चक्र। यहाँ पर आप ध्यान करके ये प्राणायाम कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। और थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है थोड़ा, उससे मेधावटी का भी थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, खाली पेट एक गोली। गिलोय की घनवटी अथवा आरोग्यवटी, इसमें गिलोय, तुलसी, नीम तीनों होते हैं। ये कैंसर वालों को लेते रहना चाहिए लंबे समय तक, 2, 4, 5 साल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गिलोय घनवटी अथवा आरोग्यवटी, इसमें गिलोय, तुलसी, नीम तीनों चीज़ें होती हैं। वैसे ये थोड़ा सा मैंने बताया कैंसर के बारे में, बाकी फिर विशेष जानकारी इसकी वैद्य के परामर्श ले लेना। जिनको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस के बारे में एक तो जो भ्रम है उसको निकाल दे दिमाग में कि ये क्योर नहीं होता। हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों हमने ठीक किए हैं, और पहले तो हम पूरा इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन रखते थे, सबको उपलब्ध भी कराते थे। इस पुस्तक में भी हमने सारे कैंसर से लेकर के, ब्रेन ट्यूमर से लेकर के पिट्यूटरी ग्लैंड तक का कैंसर हमने ठीक किया है। इसमें सबके हमने पूरे रिपोर्ट, डेटा के साथ, रिपोर्ट के साथ, नाम के साथ पूरा दिया हुआ है, कैंसर से लेकर के हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। इसमें जो है जो पूरी दवाई है ये लिखी हुई है। इसमें शोनाक की छाल का, जिसको टोटला बोलते हैं, उसका बड़ा रोल है, सर्वकल्प क्वाथ का बड़ा रोल है, फिर ये प्रवाल, पंचामृत, स्वर्णमाक्षिक, कसीस ये, और रुद्रामृत, आरोग्यवर्धिनी, पुनर्नवादी मंडूर, ये दवाई पूरी लेने से ये पूरा का पूरा ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, प्राणायाम और ये दवाई साथ में ले लेते हैं तो जल्दी असर करता है। जिनको भी हेपेटाइटिस वालों को, लिवर सिरोसिस वालों को, कैंसर वालों को शरीर में ज़्यादा गर्मी होने लगे तो गेहूं का जवारा उसमें सबसे अच्छा काम करता है। गेहूं का भी जवारा ले सकते हैं, जौ का भी ले सकते हैं, व्हीट या जो है बार्ले, दोनों का ही। और जो है ये लिवर सिरोसिस दोनों के लिए मैंने बताया। अब किडनी फेलियर वालों के लिए 2-3 बातें हैं। एक तो किडनी फेलियर वालों को 2-3 कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। एक तो बीपी बढ़ता है, एक हीमोग्लोबिन कम होता है। जिसका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आप दूर से ही देख के बता सकते हैं, क्योंकि उसका चेहरा मटमैला सा हो जाता है, मिट्टी के कलर का हो जाता है उसका चेहरा, चेहरे के ऊपर तेज नहीं रहता, ग्लो नहीं रहता है, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उनका, बीपी उनका बढ़ना ही है, क्योंकि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए बीपी बढ़ जाता है। तो मुक्तावटी 1 से 2 गोली खाली पेट लेने से 99% जिनको भी क्रिएटिनिन लेवल की प्रॉब्लम है, माने किडनी की फेलियर की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाते हैं। ये तो मैंने बात बताई आपको किडनी के लिए। फिर इसमें वृक्कदोष और वटी, वृक्कदोष और क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस, जो मैंने अक्सर बार बार बताता हूं, उसका प्रयोग करें। फिर ये जो पूरी जो औषधि है इसका सेवन कर लें। यहाँ 5 मिनट हथेली के बीच में, छोटी उंगली के ऊपर, ये दोनों जगह 5 मिनट हाथों में, पैरों में दबाएं। अब जो है गेहूं का जवारा, एलोवेरा, ये सब लेते हैं, थोड़ा लौकी का सब्जी का प्रयोग करते हैं, तो हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी हाई हो जाता है। जिनका 5-6 रहता था हीमोग्लोबिन किडनी वालों का, उनका 12-14 तक पहुंच जाता है, नहीं तो 8-10-12 तक पहुंच जाता है, माने काफ़ी बढ़ जाता है। 4-5 ही जिनका रहता था उनका 8-10-12 तक, 10-12 तक पहुंच जाता है। ये तो आपने भी देखा होगा, आप में से जो किडनी के पेशेंट लंबे समय से प्राणायाम कर रहे हैं उनका हीमोग्लोबिन कम नहीं हो रहा होगा। आप में से कितने ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जो 2-3 साल से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, 7 है, और क्रिएटिनिन कितना है? 4.7।
4.7। पहले कितना रहता था ये हीमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन 10 रहता था, 10-11 रहता था, घट ये गया है। घटता है किडनी वालों का। अब प्राणायाम करोगे बढ़ जाएगा वापस, और क्रिएटिनिन लेवल घटेगा। इसमें डाइट का बस प्रोटीन डाइट बंद कर देना और प्राणायाम नियमित रूप से करना। आपका कितना रहता है हीमोग्लोबिन? 9 रहता है। चलो अभी बहुत ज्यादा डाउन नहीं गया, इसलिए प्राणायाम करते रहोगे। और क्रिएटिनिन कितना है? एकदम 6 पॉइंट समथिंग है। तो आप दोनों टाइम करना प्राणायाम, और आराम से करना, जोर से मत करना। जोर से करने से और वीकनेस आ जाती है किडनी पेशेंट्स को। जी मेरे को वो पैरालाइज अटैक भी आया था, बीपी हाई हो गया था बहुत ज्यादा। अब मुक्तावटी ले रहे हो? जी हाँ, 3 दिन से शुरू किया कैंप में आने के बाद। अब कितना है बीपी? बीपी अभी नॉर्मल चल रहा है, 3 टाइम देखता हूँ, अभी नॉर्मल चल रहा है। पहले कितना रहता था? पहले तो 150, 60 और नीचे का 100 तक जाता था। अब कितना है? अब 80, 81, 2 80 से ऊपर नहीं बढ़ता है नीचे का। और ऊपर का 140 तक रहता है। चलिए, अच्छी उपलब्धि है, 3 दिन में इतना अच्छा हो गया। और मुक्तावटी ये बीपी वालों के लिए मुक्तावटी 99% अच्छी रहती है। मुक्तावटी से किसी किसी को थोड़ा सा ना नींद ज्यादा आने लगती है। इसमें कोई नशे की दवाई नहीं है। यूरिक एसिड तो खैर साइड में बढ़ता है, यूरिया ज्यादा बढ़ता है। हाँ, ये क्रेटिनिन जल्दी कम आ जाएगा। थोड़ा प्रोटीन डाइट टोटली बंद कर दो, और हाँ, थोड़ा आंवला, एलोवेरा, लौकी, इसको थोड़ा करेंगे ना। और थोड़ा जब कमजोरी आती है ना किडनी वालों को, तो वो थोड़ा सा मुनक्का अंजीर ले लिया करें। किडनी वालों को कमजोरी रहती है तो मुनक्का और अंजीर थोड़ा ले लिया करें। हाँ, वो तो होता है, थोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना। बस सेल्स के लिए कल बता दिया था मैंने, गोखरू का पानी पिया करें, है ना। तो लंबे समय तक प्राणायाम करोगे तो हीमोग्लोबिन डाउन नहीं जाएगा, और ये क्रेटिनिन धीरे धीरे कम हो जाएगा। डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है, और पानी भी कंट्रोल मात्रा में पिए। ज्यादा पानी, देखो स्वस्थ व्यक्ति 3 से 4 लीटर लिक्विड उसको जरूर लेना चाहिए, लेकिन किडनी वालों को तो कम से कम पानी पीना चाहिए। ये थोड़ा सा उल्टा है, इस बात का भी ध्यान रखें। ज्यादा पानी पिएंगे तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जोर से करने से कमजोरी आ जाती है। कपालभाति धीरे करें, और बीपी भी क्योंकि उनका बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उनके लिए धीरे करना जरूरी है। तो ये किडनी के लिए मैंने बोला। इसमें वृक्क दोष, अर्वटी, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि, मंडूर, ये सब प्रयोग करना होता है। हर्निया के लिए सबसे अच्छा होता है बाह्य प्राणायाम। यूकेलिप्टिस के 4-5 पत्ते, अमरूद के 4-5 पत्ते, आम के 4-5 पत्ते। यूकेलिप्टिस, अमरूद और आम, इनके 4-4, 5-5 पत्ते लेके इसका काढ़ा बना करके पीने से हमने देखा। बाकी तो इसमें जो वृद्धि बाधिकावटी है, काचन और गुग्गुल है, और सर्वकल्पक्वाथ है, वो देते हैं, जो औषधि लिखी है उसका फायदा होता है। प्राणायाम जो है कपालभाति हर्निया वालों को बेल्ट बांध के करना चाहिए, या कोई कपड़ा बांध के करना चाहिए ऐसे। अब जैसे यहाँ नाभि के आस पड़ोस में हर्निया है। फिर एक हाइटस हर्निया होता है। रात को सोते हैं ना तो मुंह में खाना आ जाता है, वो लंबे समय तक प्राणायाम करने से ठीक होता है। 1-2 साल लग सकते हैं उसमें। और एसिडिटी को कंट्रोल कर रखें। हाइटस हर्निया दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों हमने अच्छे किए हैं। तो मैंने कहा कपड़ा या बेल्ट बांध के धीरे धीरे, देखो ऐसे, तो आंतों की झिल्ली मजबूत हो जाती है, और बाद में वो आंत बाहर नहीं निकलती, नहीं तो ऐसे फूल जाता है, पूरा गोला सा बाहर निकल जाता है, लड्डू सा। तो उससे अब बच जाएंगे हर्निया के लिए। और ज़्यादा बड़ा होने पर हर्निया ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। हर्निया के लिए आसन जैसे मंडूक आसन है, योग मुद्रासन है, आगे झुकने वाले सभी आसन हर्निया वालों के लिए लाभ देंगे। हाँ, मयूरासन नहीं, उसमें तो आंतों पर बहुत जोर पड़ेगा। आगे झुकने वाले आसन, और उनको जैसे पूर्ण भुजंग आसन आदि है, ऐसे अवॉइड, उष्ट्रासन है वो अवॉइड करना चाहिए, पीछे झुकने वाले आसन नहीं। मिर्गी के लिए, एपिलेप्सी के लिए, अब इसमें किसी किसी के तो टेस्टिंग एकदम नॉर्मल आते हैं, किसी किसी के तो फिर वो
मस्तिष्क में कीड़ा जमा हो जाता है। तो 1% क्रिटिकल कंडीशन को छोड़ करके, उसमें तो कई बार तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है जब कीड़ा ही अंदर घर कर लेता है, तो उसमें तो कई बार डेथ भी हो जाती है, बड़ा खतरनाक होता है। वो शुअर के मांस से भी जाता है कीड़ा अंदर, और हरी सब्जियों के माध्यम से भी चला जाता है। लेकिन अपना आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो सब्जियों से आपको कीड़ा कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो आजकल कुछ लोग तो सब्जियां ही खाना छोड़ देते हैं, बोलो कीड़ा ना चला जाए, और ऐसे मोटे मोटे घर बना लेते हैं अंदर, और बड़ा खतरनाक होता है। तो वो तो एक अपवाद हो गया। बाकी नॉर्मली मेधावटी का सेवन करने से बहुत लोगों की हमने मिर्गी ठीक की है, 10, 20, 30 साल पुरानी एपिलेप्सी। अपस्मार बोलते हैं इसको। तो मेधावटी का सेवन, और ज़्यादा ही वीक हो गया मस्तिष्क तो उसमें फिर ये मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, ये सब देते हैं हम, थोड़ा जो है वो इसमें पूरी लिखी है। मेधावटी और मेधाक्वाथ सबसे बेस्ट है। और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं, और कुछ तो अपने कार्यकर्ताओं के रूप में अब सेवा दे रहे हैं, रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं, जिनको कई कई सालों से दौरे पड़ते थे। पहले एलोपैथी वाले बोलते थे 2-3 साल ले लो, कोर्स पूरा हो जाएगा, दौरे नहीं पड़ेंगे। जैसे दवाई बंद की फिर पड़ने लग गई, और फिर तो किसी किसी को तो एक एक दिन में 5-5, 10-10 दौरे पड़ने लग जाते हैं। बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे जिनको ऐसी जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है इसके दौरे की, उनको भी यही मेधावटी के प्रयोग से और ये मुक्ता सुक्ति, प्रवाल पिष्टी के प्रयोग से, प्राणायाम के प्रयोग से उनके दौरे भी अच्छे हुए हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब पॉइंट तो इसमें ये रिंग फिंगर का टॉप और अंगूठे का, पीछूटी, पीनियल ग्लैंड और मस्तिष्क के लिए अंगूठे का पॉइंट होता है, और ये रिंग फिंगर के टॉप पर ये दो ही मेन पॉइंट है इसके लिए। बाकी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, ये इसके लिए ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। आंखों के लिए, आंखों में एलर्जी एक बीमारी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, फिर ये अलग बीमारी, फिर जो है ये डिप्लोपिया, फिर एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, बहुत तरह की बीमारियां आंखों की। सभी आंखों के रोग में एक तो पहली और दूसरी उंगली के नीचे 5-5 मिनट दबाना, हाथों में, पैरों में। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा करना, आधा घंटे तक करवा देते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत इफेक्टिव है आंखों के लिए। आंवले का रस, आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूर्ण, आंवल की रसायन, मुक्ता शक्ति और मोती पिष्टी तो हम औषधि देते ही हैं, और जो है महात्रिफला घृत खाने के लिए भी देते हैं, दृष्टि आई ड्रॉप आंखों में 1-1 बूंद डालने के लिए देते हैं, और अक्षी तर्पण करवा देते हैं त्रिफला घृत से, जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है आंखों की तो फायदा होता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में प्रारंभिक अवस्था में तो ठीक हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रॉब्लम तो दिक्कत आती है, उस समय चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन प्रयास तो करना ही चाहिए जरूर। डिप्लोपिया 100% अच्छा हो जाता है, जो डबल विजन की प्रॉब्लम होती है, ये भी बड़ी खतरनाक होती है, और इसके ऊपर तो मैं 10-15 साल से देख रहा हूं अपने शिविरों में, और ये डिप्लोपिया ठीक हो जाता है। कलर विजन की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाती है, आंखों की एलर्जी की प्रॉब्लम भी अनुलोम विलोम से अच्छी हो जाती है। गर्म चीजें से बचे, और सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोया करें। जितनी भी गर्म चीजें, पित्त बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो सब आंखों के लिए नुकसान करती हैं, उससे आंखों की एलर्जी और ये सब बहुत जल्दी हो जाता है, आंखें तेज लाल हो जाती है। प्राणायाम करने से खास बात ये देखी मैंने, एक अपने आश्रम से बहुत गहरे जुड़े हैं बहन रेणु, उनको आंखों में अल्सर हो गया, बहुत भयंकर अल्सर। प्राणायाम करने से आंखों का अल्सर उनका ठीक हो गया, क्योंकि वो लगातार अनुलोम विलोम करती थी, और उनको तो 15 साल से आर्टिकेरिया भी था, और भी कई प्रॉब्लम थी, और हार्मोनल इम्बैलेंस था, क्योंकि जो है यूट्रस, ओवरी आदि निकालने के बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत हो जाता है लेडीज़ को। तो हार्मोन इसको बोलते हैं, जैसे एक तो हो गया मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम, एक होता है मेनोपोज का प्रॉब्लम। तो मेनोपोज का प्रॉब्लम हो, फिर हाथों बहनों का आंखों की भी साथ में प्रॉब्लम हो, आर्टिके, तो सारी प्रॉब्लम एक साथ प्राणायाम से तो अच्छी होती हैं, लेकिन मैं इसके संदर्भ में बता रहा था आंखों का अल्सर भी प्राणायाम से ठीक होता है। आंखों के लिए सबसे अच्छी दवाई है आंवल की, आंवला,
तो आंवल की रसायन, आंवले का रस, फिर अमृत रसायन, सर्दियों के अंदर तो च्यवनप्राश और गर्मियों में अमृत रसायन, इसको आप गर्मियों का च्यवनप्राश जैसा कह सकते हो, ये ठंडा होता है। तो ये अलग अलग आप इस तरह से, जैसे सर्दियों में आप च्यवनप्राश खाते हो ना, तो ये अमृत रसायन ये गर्मियों के लिए होता है, गर्मी के अंदर ये ठंडक देता है शरीर को। ये च्यवनप्राश की तरह ही होता है, माने ये ऐसी लिक्विड जो है चम्मच से आप इसको खा सकते हैं, ऐसा होता है जैसे च्यवनप्राश होता है। तो ये गर्मी की ऋतु में इतनी ठंडक देता है कि आपको फिर लू लगना और कई तरह की गर्मी की जो समस्या है उनसे आप बच जाते हैं। ऐसे तो लू लगती है ना, उसके लिए फिर प्याज का प्रयोग करते हैं। एक प्याज खा लो सुबह, दिन भर लू नहीं लगेंगे आपको। लू लगना भी एक बीमारी है, उससे लोग मर जाते हैं, हैजा और तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। उसके लिए सबसे अच्छा होता है प्याज जो खाते हो, नहीं तो ये अमृत रसायन 1 चम्मच खा लो या आंवले का रस पी लो सुबह सुबह, आपको लू लगेगी ही नहीं। अमृत रसायन या आंवले का रस ये सबसे अच्छा होता है। खैर, तो मैं आपको बात कर रहा था, बच्चों को भी आप दे सकते हैं अमृत रसायन, ये उनकी मेमोरी के लिए भी अच्छा होता है, मस्तिष्क के लिए भी। अब मैं बात कर रहा था आंखों के लिए, तो आंखों के लिए आंवले का रस आप रोज पी लिया करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, और छोटे बच्चों को तो शीर्षासन सर्वांगासन भी करा सकते हैं छोटे बच्चों को। बड़ों को शीर्षासन और सर्वांगासन में दिक्कत होती है थोड़ी। कैटरेक्ट में ये और ग्लूकोमा में ये जो आंख दृष्टि आई ड्रॉप डालते हैं, सफेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस 1-1 चम्मच, 3 चम्मच शहद, ये जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। काफी नेत्र विशेषज्ञ इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने अपने क्लिनिक्स में, और बोलते हैं बाबा जी हमें विश्वास नहीं था कि आंखों की ऐसी दवाई आयुर्वेद में हो सकती है। ये दरअसल आयुर्वेद का एक बहुत पुराना ग्रंथ था, उससे हमें मिली, और उसका स्रोत जो अब बहुत अरसे से, करीब 90 सालों से, एक बिजनौर के पास एक बंगाली बाबा जी हैं, वो इसका प्रयोग करते थे। उन्होंने, हमारे मित्र हैं स्वामी मुक्तानंद महाराज, फिर उनको बताया, फिर हमने इसको पिछले बहुत अरसे से, एक दशक से ज़्यादा समय हो गया, करीब 15-20 सालों से, फिर हमने इसको आजमाया। वो प्रयोग कर रहे थे, उनके पुरखों से उन्होंने पाया। ऐसा ये जैसे कहते हैं ना, जो परंपरा से नुस्खे मिलते हैं ना, ऐसा है ये दृष्टि वाला। फिर कोई लोग तो ऐसे बताते नहीं, फिर हमने सबको ओपनली बताया कौन बना करके दे। फिर लोग बोले नहीं जी कौन बनाए जी, आप बना करके दो। तो हमने विश्व में पहली बार आयुर्वेद की कोई यूनिट बनी है कि इसके ऊपर पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की, फिर हमने एक यूनिट बनाई जहां 0 बैक्टीरिया एक जोन बनाया, और वहां पर ये फिर हम ये तैयार करते हैं दृष्टि आई ड्रॉप जो आप देखते हैं ना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। क्योंकि इसमें एक ही दिक्कत आती है, फर्मेंटेशन होने लगता था, तो उसको कंट्रोल फिर उसमें कंडीशन में फिर बनाया जाता है इसको। तो ये बहुत सामान्य चीज थी। पहले होम्योपैथी में जर्मनी से दवाई आती थी ना, क्या बोलते थे उनको, कोई ऐसे, अब वो 100-150 रुपए की वो दवाइयां आती हैं, सिनेरिया कुछ, उससे मेरे से कई नेत्र विशेषज्ञ मिले, बोले बाबा जी हमने तो किसी का उससे कैटरेक्ट ठीक होते हुए नहीं देखा, लेकिन इससे लोगों का कैटरेक्ट ठीक हो रहा है, प्रारंभिक अवस्था का कैटरेक्ट ठीक हो जाता है, और ग्लूकोमा तो ठीक हो ही जाता है। और एक ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ग्लूकोमा के लिए ऑपरेशन आदि, और सामान्य 25 रुपए की दवाई है। वही तो सफेद मोतिया को कैटरेक्ट बोलते हैं ना, और काले मोतिया को ग्लूकोमा बोलते हैं, दोनों ही मोतिया ठीक होते हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद तो डालना है ही नहीं, और ऑपरेशन के फिर आप ऐसे 1-1.5 साल बाद डाल सकते हैं। बच्चों को भी डाल सकते हैं, बच्चों को आंखों पे चश्मा उतर जाता है इससे, माइनस और प्लस का दोनों ही। ये खुली हुई शीशी कोई दिक्कत नहीं करती, फ्रिज में रख लीजिए, ये खत्म हो जाएगी 2-1 महीने में, तो खत्म हो ही जाती है, महीने 2 महीने में कुछ नहीं बिगड़ता इसका, खोलने के बाद भी। और अपने घर में भी 1-1 बूंद ये डालते हैं ना, तो आंख में थोड़ी लगती है, थोड़ा बस एक बार, तो जलन तो एक बार होती है, बाद में तो एकदम फ्रेश हो जाती है, एकदम चानना सा हो जाता है, जैसे कहते हैं ना। बहुत जबरदस्त है। खैर, अब सुनो, और कब्ज के लिए मैं कई बार पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा दोहरा देता हूं। कब्ज
को स्थायी ठीक करना है तो एक तो ये गोधन अर्क, दूसरा आंवला एलोवेरा, ये परमानेंट इलाज है। फिर सेव, अमरूद, अमरूद बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, बीज चबाने नहीं चाहिए, निगलने चाहिए और साइड का छिलका चबाना चाहिए। अमरूद, सेव, जितनी भी हरी सब्जियां, लौकी का जूस सबसे अच्छा होता है, लौकी का जूस भी इसमें। जिनको कब्ज रहता है, मुनक्का अंजीर, अब पैसे वाला मुनक्का अंजीर खा लेगा, बाकी कम पैसे वाला अपना, सबसे अच्छा होता है अमरूद। और फिर वही सीधी सी बात है, प्राणायाम कपालभाति करो, पानी पूरा पियो और थोड़ा सुबह सुबह 5 आसन कर लो। और आंवले का जूस सबसे अच्छा होता है। आंवले का जूस तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ले सकता है। सामान्य व्यक्ति भी गुटखा खाने में 5-10 रुपये रोज खर्च कर देता है। आंवले की एक ये जो बोतल है, ये कम से कम 1 महीने से ज़्यादा चलती है, ये 1.5-2 महीने चल जाती है। तो 2-2 चम्मच पीते हैं। किसी को 2 ज़्यादा कब्ज है तो 4 चम्मच सुबह सुबह गर्म पानी में पी लीजिए, पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ हो जाता है। बाकी जो चूर्ण लेते हैं ना पेट साफ करने वाले, उससे थोड़ी कमजोरी सी आ जाती है, क्योंकि वो पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। चाहे हरड़ का चूर्ण हो, चाहे दिव्य चूर्ण हो, चाहे त्रिफला चूर्ण हो, चाहे पंचकार चूर्ण हो, जितने भी चूर्ण दिए जाते हैं पेट साफ करने वाले, उससे कमजोरी आती है, इससे ताकत मिलती है और पेट भी साफ हो जाता है। हाँ, थोड़ा गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में पीजिए तो ये खटास जो है, विटामिन सी गले को अच्छा करता है। गर्म पानी में ले लो। अस्थमा में भी दिक्कत नहीं करता, किसी किसी को दिक्कत कर सकता है, 1-2% लोगों को, बाकी गला भी अच्छा करता है। जिनको जुकाम हो जाता है, आप तेज गर्म पानी में आंवला डाल करके पी लो या नींबू निचोड़ के पी लो, जुकाम ठीक हो जाता है। हाँ, नहीं ना, एसिडिटी वालों को मैंने कहा सामान्य एसिडिटी है तो ठीक हो जाती है, और ज्यादा एसिडिटी है तो थोड़ी दिक्कत होती है। सामान्य एसिडिटी तो अपचन के कारण से होती है, तो ठीक हो जाएगी वो तो थोड़ी दिन, जैसे मैंने प्रयोग बताए हैं। खैर, कंपवात के लिए पूरी दवाई इसके अंदर लिखी हुई है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करें। उज्जाई प्राणायाम कंपवात में बहुत फायदा करता है। पार्किंसन उसको बोलते हैं, पार्किंसन। उसमें इससे जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का ये गड़बड़ी से होता है, ये पार्किंसन, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का इंबैलेंस से पार्किंसन होता है। तो कपालभाति और उज्जाई ये भी बहुत लाभ करते हैं। अनुलोम विलोम तो करना ही है। अनुलोम विलोम से पार्किंसन भी अच्छा होता है, पैरालिसिस भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें उज्जाई भी साथ में जरूर करें। तो इससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जो इंबैलेंस हुआ है उसको ठीक करने में उज्जाई और कपालभाति भी अच्छी भूमिका निभाते हैं। बाकी अनुलोम विलोम तो करना ही है। इसमें लिखा हुआ नहीं है पुस्तक में, थोड़ा अश्वगंधा का भी जरूर प्रयोग किया कर लें। अश्वगंधा, चाहे अश्वगंधारिष्ट पिए, चाहे अश्वगंधा कैप्सूल ले लें, चाहे अश्वगंधा चूर्ण ले लें। बाकी एकांगवीर, प्रवाल, रसराज, अमृता, मकरध्वज और ये त्रयोदशांग चंद्र प्रभा, मेधावटी, इनका बड़ा रोल है। शिलाजीत का भी पार्किंसन में, जो इसमें दवाई लिखी हुई है पूरी की पूरी ले लेना, ये पार्किंसन के लिए। अब जिनको कान बहते हैं, वो एक तो खुजली होती है, फुंसी हो गई तो कायाकल्प तेल डाल सकते हैं थोड़ा। बाकी सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन, ये कानों के रोगों के लिए, कान बहते हैं, कान के पर्दे में छेद है, उसके लिए सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन। अच्छा, हाँ, कम सुनाई देने में भी यही चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन, सारी वाद्यावटी, ये काम करेंगे। फिर एक ये है, देखो, कम पर्दे में छेद हो तो नहीं करना होगा, कम सुनाई देता है या कान में घू घू की आवाज आती है, उसके लिए कर्णनाद उसको बोलते हैं, उसके लिए बाहर धक्का दिया तो कान में ये एयर का प्रेशर आता है, ये प्राणायाम अच्छा रहता है। और भी दूसरे प्राणायाम, तो गर्मी की बीमारी होते हैं तो शीतली, शीतकारी, फिर चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अलग अलग प्राणायाम है। ब्रेस्ट का विकास पूरा नहीं हुआ, छाती के रोग है, कफ अस्थमा है तो ये अभ्यंतर प्राणायाम, रोक करके बैठ गए सही। अच्छा, नींद नहीं आती है तो क्या करें? रिंग फिंगर के टॉप पर दबाएं, जटामासी 100 ग्राम, सर्पगंधा 50 ग्राम, और ये इसमें से फिर ये और भी थोड़ा मस्तिष्क की प्रॉब्लम है तो इसमें 50 ग्राम ब्राह्मी मिला लें। जटामासी 100 ग्राम,
सर्पगंधा 50 ग्राम और ब्राह्मी 50 ग्राम, ये इससे आपको नींद अच्छी आ जाएगी। पाउडर करके 1-2 ग्राम रात को ले लिया करें पानी से, तो एलोपैथी की दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। किसी किसी को बहुत दिक्कत होती है, वैसे तो प्राणायाम से अनुलोम विलोम से ठीक हो जाता है सब कुछ, फिर भी किसी किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, नींद आती ही नहीं है और बहुत सपने आते हैं, उनके लिए बता दिया। ज़्यादा आती है तो सौंफ का पानी पिया करो। नहीं, छोटे बच्चों को नींद ना आने की समस्या तो नहीं होती, तो छोटे बच्चों को बादाम रोगन की मालिश कीजिए सिर में, थोड़ा बादाम उनको पीस करके दे दीजिए, और ये उनको फिर ये नहीं देना, ये सर्पगंधा, उनको खाली जटामासी दे देना है, थोड़ी सी जटामासी अकेली, बस उनको मेधावटी दे देना, मेधावटी से नींद अच्छी आ जाती है बच्चों को। मेधावटी भी दे सकते हैं। फैटी लीवर के लिए एक तो गोमूत्र का अर्क पिए सुबह सुबह 2 से 4 चम्मच। सर्वकल्प क्वाथ पिया करें जिनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर के लिए सर्वकल्प क्वाथ, फैटी लीवर के लिए। और गोमूत्र का अर्क सुबह खाली पेट, और व्हीट ग्रास सुबह सुबह रोज लिया करो। घर में बोलो जो है गमले के अंदर ही, गेहूं का जवारा जिसको बोलते हैं, व्हीट ग्रास। और कपालभाति प्राणायाम तो करना ही है। इसके में औषधि के तौर पर उदरामृत और आरोग्यवटी ले लीजिए, उदरामृत और आरोग्यवटी, ये गोली के तौर पर। वेरिकोज वेंस, वेरिकोज वेंस प्राणायाम से ज्यादा अच्छा होता है। इसमें चंद्र प्रभावटी खाने के बाद कायाकल्पवटी खाली पेट, कायाकल्पवटी खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली। पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवादि मंडूर, कायाकल्प, ये तो खाली पेट। और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल, ये प्रयोग करने से और प्राणायाम करने से किसी किसी को तो पस पड़ जाता है, किसी किसी को इतनी मोटी हो जाती है उनमें चीस पड़ने लगती है, गांठें पड़ जाती हैं। वेरिकोज वेंस बहुत खतरनाक है, तो वो पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें प्राणायाम की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, बस ये ख्याल रखें। और वर्टिगो की प्रॉब्लम के लिए जिनको चक्कर आते हैं, चक्कर आने की समस्या एक परिणाम है, अपने आप में कोई चक्कर आना बीमारी नहीं है। चक्कर क्यों आते हैं? एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन जब बढ़ जाता है, ये पीछे से ये नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उससे आता है। तो एक तो ये एक्सरसाइज क्या करें वर्टिगो वाले, ये सब ये, और भुजंगासन आदि सब, इस यदि इससे है। किसी को पित्त बढ़ने से वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है तो वह एलोवेरा जूस पिया करें, अविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति और काम दुधारस। पित्त बढ़ने से भी वर्टिगो होता है, दर्द से भी वर्टिगो होता है, और स्ट्रेस बहुत रहता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से वर्टिगो खत्म होगा। भ्रामरी, ये वर्टिगो के लिए मेधावटी का प्रयोग करें। सामान्य रूप से मस्तिष्क की प्रॉब्लम है तो मस्तिष्क की नाड़ियां कमजोर हो गई हैं, उससे वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आने। फिर इसमें बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं तो गोदंती भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, मुक्ता पिष्टि 2 से 4 ग्राम। गोदंती, प्रवाल, मुक्ता, ये वर्टिगो के लिए। टॉन्सिल के लिए बता रहा हूं, बबूल की छाल सबसे अच्छी होती है। बबूल की दातुन कराइए ऐसे बच्चों से, या बबूल का जो है वो बबूल की जो दातुन मंगा लीजिए, उसका ऊपर का छिलका उतार के उसको उबाल करके बच्चों को पिला दीजिए या दातुन करवाइए। बबूल की दातुन टॉन्सिल की सबसे अच्छी होती है। त्रिकूटा 50 ग्राम, बहेड़ा 25 ग्राम, और उसमें अभ्रक भस्म 5 ग्राम, ये टॉन्सिल के लिए सबसे अच्छी होती है। त्रिकूटा 50 ग्राम, बहेड़ा 25 ग्राम, और इसमें अभ्रक भस्म, प्रवाल पिष्टि ये भी मिला सकते हैं 5 ग्राम, इससे ठीक हो जाता है टॉन्सिल के लिए। ये पॉइंट भी दबाए करें यहाँ से ये, और यहाँ पहले माताएं यहाँ पहले अंगुली और अंगूठे के बीच में जो जगह है ना, यहाँ थोड़ा सरसों का तेल लगा के यहाँ मसाज कर देती है, इससे गला टॉन्सिल बैठ जाते हैं यहाँ दबाने से।
पहले तो गांव में ऐसी माताएं होती थी, वो राख में अंगूठा लगा के पहले और गले में दबा दिया करती थी टॉन्सिल को, और टॉन्सिल ठीक हो जाया करते थे। अब ये जो है थोड़ा सोच समझ के करना, कभी दूसरा ही काम कर दो। मतलब जो टेक्निक जानते हैं ना उनको ये काम करना होता है, सबके लिए नहीं बता रहा हूँ। बाकी ये जो मैंने प्रयोग बताया इससे टॉन्सिल अच्छा हो जाता है। बबूल की छाल का प्रयोग बताया, और बाकी बबूल की छाल के कुल्ले भी, गरगरे भी करा सकते हैं उसको। बबूल की छाल, हल्दी और थोड़ा नमक, इसकी गरारे भी करा सकते हैं। हल्दी, नमक और बबूल की छाल, इसका गरारा भी करा सकते हैं। मानसिक तनाव के लिए प्राणायाम और योग निद्रा, इससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेस एकदम डाउन आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है तो मेधावटी खा लिया करो, थोड़ा अमृत रसायन ले लिया करो, बादाम और अखरोट का प्रयोग कर लिया करो, ये मस्तिष्क को ताकत देते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है विचार। अपने विचारों को मजबूत रखिए। प्रतिकूल अवस्थाओं में, अपमान में, संघर्षों में जो है अपने आप को सम रखने के लिए अपने महापुरुषों का ध्यान किया करो। गुरु को, भगवान को, महापुरुषों को, बड़ों को जब हम अपने ध्यान में रखते हैं तो फिर ये जो संसार में जो बहुत प्रतिकूलताएं, संघर्ष, बहुत झंझावात आते हैं, इन सब के बीच में हम फिर विचलित नहीं होते हैं। तो हौसला तो रखना ही पड़ेगा आपको ज़िंदगी जीने के लिए। तो बाकी प्राणायाम और ये सब आपकी मदद करेंगे। उसके लिए जो है एक आध्यात्मिक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, जिसका मार्गदर्शन आपको मिलता रहे, मोटिवेशन आपको मिलता रहे, उत्साह आपको मिलता रहे। 20 ग्राम करीब घी की रिक्वायरमेंट, 20 से 30 ग्राम घी की रिक्वायरमेंट सबकी बॉडी के लिए, चिकनाई की। और वो सबसे अच्छा गाय का घी होता है या सरसों का तेल होता है। सरसों का तेल तो शुद्ध हमने उपलब्ध करा दिया है। ट्रांस फैट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, 1% लोगों को भी नहीं पता। यही ट्रांस फैट है जो बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, हार्ट अटैक करता है, क्लोट पैदा करता है, ब्रेन हेमरेज पैदा करता है, बॉडी में बहुत तरह के रोग पैदा करता है ट्रांस फैट। तो जितनी भी तली हुई चीजें हैं, तली हुई चीजों में ट्रांस फैट होता है। जो आप ये अंकल चिप्स आदि खाते रहते हो, जो भी सॉल्ट प्रिजर्व और तली हुई चीजें, फिर जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, ये सब के अंदर ट्रांस फैट होता है। गाय के घी में ट्रांस फैट सबसे कम होता है, सरसों के तेल में ट्रांस फैट सबसे कम होता है। तो इन चीजों का प्रयोग किया करें। ट्रांस फैट जो है बहुत खतरनाक है सबके लिए, मैंने बताया। देखो जितने भी ये रिफाइंड ऑयल हैं और वनस्पति ऑयल हैं और तमाम जो कपासिया का तेल है, जो बिनोला होता है ना, कॉटन सीड, उसका जो तेल है, और ऐसे नारियल का तेल है, मूंगफली में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये कभी कभी मैं हमेशा कहता हूँ, और अब डाइटिशियन भी इस बात की सलाह देते, कभी भी एक तेल प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें रसोई में, बदल बदल के तेल खाने चाहिए। उससे डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने को मिलते हैं, शरीर को पोषण मिलता है उससे। किडनी श्रिंक होना, श्रिंक किडनी, लीवर भी श्रिंक हो जाता है, ब्रेन भी श्रिंक हो जाता है। ब्रेन श्रिंक होने से डिमेंशिया, लीवर श्रिंक होने से फिर लीवर की क्रिटिकल प्रॉब्लम, किडनी श्रिंक होती है, ये सब प्रॉब्लम होती है। कपालभाति प्राणायाम से 100% किडनी श्रिंक जो हुई है वो अच्छी हो जाती है। 9 महीने लग सकते हैं आपको। आशा केसवानी हमारी सबसे पहली पेशेंट थी किडनी श्रिंक की, और उसके बाद ही मैंने कहना शुरू किया। मैं जो भी बातें बताता हूं, जो हुआ है, जो किया है, जो देखा है, उसी को कहता हूं। तो किडनी श्रिंक की यहां भी एक बहन पेशेंट है, उनकी अच्छी तो होनी शुरू होगी, एक किडनी अच्छी होगी, दूसरी बाकी बची है। तो ये भी किसी को प्रॉब्लम हो तो कपालभाति कर लेना। गाय का घी में जो है वो कसूता काम है घना। गाय जो है एक तो कम रह गई है, फिर उनका घी और उसको फिर उपलब्ध कराने में हमने एक बार पूरी चैन बनाई। अभी भी हम औषधियों में तो प्रयोग कर ही रहे हैं ना। हमारे यहाँ पर हम 3-4 जगह से गाय का घी, अपने तो गाय हैं ही खैर, लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। तो वाराणसी से, महाराष्ट्र से हम मंगाते हैं गाय का घी, कुछ हम कर्नाटक से मंगवाते हैं, कुछ जो है इधर राजस्थान से मंगवाते हैं, कुछ अपने यहाँ हम तैयार करते हैं। क्या हो गया घुटने में? घुटने में चोट लगने से दिक्कत हो गई। जिनको भी चोट लग जाती है ना घुटने आदि में, कहीं पर भी हड्डी आदि में, तो दूध में हल्दी और शिलाजीत रोज लिया करें और लाक्षादी गुग्गल ले लिया करें। तो कोई भी हड्डी की चोट लाक्षादी गुग्गल दूध में हल्दी और शिलाजीत से ठीक हो जाती है।
परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में